हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जब आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ सट्टा बाजार। यहाँ तो पैसे डूबते हैं। और आपका ये सब सोचना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पास्ट में ऐसा बहुत बार हो चुका है। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग 90 to 95% लोग पैसे लूज करते हैं स्टॉक मार्केट में। बट क्या आपको पता है ये स्टॉक मार्केट किनके लिए सट्टा बाजार है? ये कौन से लोग हैं जो अपने पैसों को लूज करते हैं यहाँ पे? ये उन लोगों के लिए सट्टा बाजार है जो लोग प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी को नहीं समझना चाहते। मीन्स वो लोग जो रैंडमली शेयर को बाय कर लेते हैं। शेयर को बाय करने से पहले उस शेयर के साथ जुड़े हुए टेक्निकल टर्म्स को नहीं समझते हैं। जैसे कभी भी आप किसी भी शेयर को ओपन करके देखोगे तो उसके साथ बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स लिखा हुआ मिलता है, जैसे मार्केट कैप, स्टॉक पीई, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, आरओई, फेस वैल्यू। और जो लोग भी इन टेक्निकल टर्म्स को नजरअंदाज करके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों की पैसे लूज करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। और जो इसे समझ के इन्वेस्ट करता है उसके लिए शेयर मार्केट पैसे छापने की मशीन है। तो इसी इशू को सॉल्व करने के लिए आज लेकर आया हूं एक दमदार वीडियो, जो स्टॉक मार्केट के बिगनर और बिल्कुल नए दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्टॉक मार्केट को समझकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि स्टॉक मार्केट और स्टॉक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करूं। अब आपको YouTube पे अलग अलग सवालों की तलाश करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एक वीडियो आपके सारे डाउट को क्लियर करने के लिए काफी है। मेरी सारे दोस्तों से गुजारिश है कि जब आपके पास टाइम हो तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप इसे इधर उधर स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके नजरों से मिस हो जाएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने की वजह से वीडियो की लंबाई थोड़ी ज्यादा हो गई है, लेकिन फिक्र न करें, आप अपने अकॉर्डिंग प्लेबैक स्पीड को एडजस्ट करके कम समय में भी पूरी वीडियो को देख सकते हैं। शेयर मार्केट को समझने के लिए बेहतर है कंपनी के फॉर्मेशन प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम ओके प्लैनेट है, और मान लो इस कंपनी को आपने, मैंने और एक फ्रेंड राम ने, ये तीनों ने मिलके बनाया है। तो ये जो तीन लोग हुए, आप, मैं और राम, इन्हें कंपनी का प्रमोटर कहेंगे। अब जब हम एक नई कंपनी ओके प्लैनेट बनाने जा रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ शुरुआती पूंजी इस कंपनी में अपने जेब से इन्वेस्ट करनी होगी। मान लो आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और राम ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। तो हम तीनों का मिला के इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख का होता है। तो ये जो 10 लाख का एक्यूमुलेटेड सम हुआ, इसी को इक्विटी कैपिटल या शेयर कैपिटल बोलते हैं। इक्विटी कैपिटल तो हमने अरेंज कर लिया। अब चलिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। मान लो अब हम तीनों रजिस्ट्रार के पास जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने का रिक्वेस्ट करते हैं। तो रजिस्ट्रार पूछता है कि आपके कंपनी के पास 10 लाख का इक्विटी कैपिटल है, आप इस इक्विटी कैपिटल को कितने भाग में डिवाइड करना चाहते हैं? तो ये टोटली कंपनी के प्रमोटर्स पे डिपेंड करता है कि वो इसे कितने भाग में डिवाइड करेंगे। इस कंपनी के केस में प्रमोटर हम हुए, तो चाहे तो हम इसे 10 लाख शेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टोटली कंपनी के प्रमोटर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने भाग में डिवाइड करेंगे। अब मान लीजिए कि हम तीनों ने डिसाइड किया कि इसे 1 लाख शेयर्स में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख इक्विटी कैपिटल को 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया, यानी एक शेयर की वैल्यू शुरुआत में 10 रुपए हुई। तो शुरुआत में जो एक शेयर का प्राइस होता है उसे ही हम फेस वैल्यू बोलते हैं। अब जब प्रमोटर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू होंगे तो उसमें लिखा होगा कि 10 रुपए फेस वैल्यू का 40,000 शेयर्स आपके पास है। ठीक वैसे ही 10 रुपए फेस वैल्यू का 50,000 शेयर्स मेरे पास है और राम के पास 10 रुपए फेस वैल्यू का 10,000 शेयर्स है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस टाइम पे जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है और उस टाइम पे प्रमोटर एक शेयर की जो वैल्यू डिसाइड करते हैं उसे ही फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू कॉर्पोरेट एक्शन के कंडीशन में चेंज होता है, जैसे कि जब कंपनी स्प्लिट डिक्लेयर करती है तो फेस वैल्यू सेम रेशियो में डिक्रीज हो जाता है जिस रेशियो में शेयर स्प्लिट किया जाता है। अब चलिए आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को समझ लेते हैं। आईपीओ वो प्रोसेस है जिसमें कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को खरीदने का मौका देती है।
अब मान लीजिए कि ये जो कंपनी ओके प्लैनेट है, जिसको आपने, मैंने और राम ने मिलके बनाया है, वो कुछ सालों में एक कांस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने लगती है। तो हम प्रमोटर्स को ऐसा लगता है कि अगर इस कंपनी में और भी ज्यादा पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंपनी और भी बड़ी हो जाएगी, जिससे ये बहुत तेजी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके हमें दे पाएगी। तो इसके लिए हम प्रमोटर्स के पास दो रास्ते होते हैं और भी फंड इकट्ठा करने के लिए। पहला रास्ता होता है बैंक से लोन लेना और दूसरा रास्ता होता है कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा के मार्केट से पैसे उठाना। फर्स्ट वाला रास्ता यानी बैंक से लोन लेने वाला रास्ता प्रमोटर के लिए बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि लोन हमेशा इंटरेस्ट पे मिलता है और चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट तो पे करना फिक्स होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि चलो कंपनी ने इस बार मुनाफा नहीं किया तो लोन के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट देना है वो नहीं देना पड़ेगा। इसलिए लोन का रास्ता प्रमोटर्स के लिए एक बर्डन बन जाता है। इसलिए कंपनी सेकेंड ऑप्शन आईपीओ चूज करती है। आईपीओ में कंपनी किसी एक प्राइस पे कंपनीज के कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स को मार्केट में सेल कर देती है। मान लीजिए हम प्रमोटर्स ने ओके प्लैनेट का एक शेयर का प्राइस आईपीओ के लिए 100 रुपीज फिक्स किया, तो 100 रुपीज माइनस फेस वैल्यू यानी 10 रुपीज इज इक्वल टू 90। तो इस 90 रुपीज को ही शेयर प्रीमियम बोलते हैं। देखिए, जब हम प्रमोटर्स ने ओके प्लैनेट कंपनी की शुरुआत की थी तो उस टाइम पर कंपनी चलेगी या बंद हो जाएगी ये नहीं पता था, तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट लूज होने का रिस्क बहुत ज्यादा था। और अब जबकि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है तो इसमें मनी लूज होने का रिस्क बहुत ही कम हो गया है। इसलिए प्रमोटर्स हमेशा फेस वैल्यू के प्राइस से ज्यादा वैल्यू पे शेयर को मार्केट में लिस्ट कराते हैं और इसे ही शेयर प्रीमियम बोलते हैं। कंपनी यूजुअली आईपीओ 3 रीजंस के लिए मार्केट में लाती है। फर्स्ट रीजन है फ्रेश शेयर इशू करके कंपनी के लिए फंड जुटाना। सेकेंड रीजन है प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं और वो ओएफएस लाते हैं, ऑफर फॉर सेल। और थर्ड रीजन है फ्रेश इशू प्लस ओएफएस। इसमें कुछ पैसा कंपनी के ग्रोथ के लिए लगता है और कुछ पैसा प्रमोटर ऑफर फॉर सेल से इकट्ठा करते हैं अपने लिए। आईपीओ में शेयर लॉट्स में होते हैं और रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम एक लॉट का प्राइस अप्रॉक्स 15,000 के आसपास में होता है। और एक बार जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसका शेयर डेली ट्रेड करने लगता है। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एग्जांपल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को गूगल में सर्च करता हूं। आप किसी दूसरे भी शेयर को सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर हमारे सामने में आ चुका है। बहुत सारा डिटेल्स दिख रहा होगा, जैसे स्टॉक का प्राइस, उसका ग्राफ। आप एक चीज नोटिस करोगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नीचे में एनएससी लिखा हुआ है। चलिए मैं दूसरे विंडो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आगे में बीएससी डाल के सर्च करता हूं। अब आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नीचे में BOM यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ है। हम हर एक छोटी से छोटी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं NSE और BOM यानी BSC को भी आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। तो चलिए समझते हैं ये NSE और BSC क्या है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो NSE और BSC इंडिया की प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। थोड़ा इसे और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, NSE की स्थापना 1992 में हुई थी और इसमें ऑलमोस्ट 2100 कंपनियां लिस्टेड हैं। मैं अप्रॉक्स वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब प्लस माइनस 10-15 कंपनीज हो सकती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें तो आज के दिन में NSE इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। और NSE ने ही सबसे पहले इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की थी। आपने निफ्टी का तो नाम सुना ही होगा, हमेशा बिजनेस चैनल्स पे आता है, निफ्टी ने आज एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया, या फिर निफ्टी आज 1% से नीचे टूटा, या फिर निफ्टी आज 1% से ऊपर गया। तो ये निफ्टी NSE से ही बिलोंग करता है। और निफ्टी 50 में कौन सी 50 कंपनियों को रखा जाता है? देखिए 50 का यहां पे मतलब 50 कंपनीज से है। तो वैसी कंपनी जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, उन 50 कंपनियों को ही निफ्टी में रखा जाता है। और उसमें भी डिफरेंट सेक्टर्स की जो टॉप कंपनी होती है उसको उसमें जगह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिनांस की कंपनी हो गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी हो गई, फार्मा सेक्टर की कंपनी हो गई,
बैंकिंग सेक्टर की कंपनी हो गई। और देखिए निफ्टी 50 का हर 6 महीने पे रिव्यू होता है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है उसे निफ्टी 50 से बाहर निकाल दिया जाता है और जो उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उसे निफ्टी 50 में ऐड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से निफ्टी 50 का बैलेंस हर 6 महीने में एडजस्ट किया जाता है। और एनएससी में ओनली निफ्टी 50 ही एक इंडेक्स नहीं है, सेक्टर वाइज भी इसका फर्दर ब्रेकअप होता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी ऑटो इंडेक्स है, निफ्टी बैंक इंडेक्स है, निफ्टी फिनेंशियल सर्विस इंडेक्स है, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स है, निफ्टी आईटी इंडेक्स है एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूं कि आपको निफ्टी का ओवरव्यू या एनएससी का ओवरव्यू आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे ही दूसरी तरफ बात करें बीएससी की तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और आज के डेट में इसमें ऑलमोस्ट 5250 कंपनीज लिस्टेड है। ये भी मैं एक अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूं, इसमें भी प्लस माइनस 10-20 कंपनीज हो सकती है। बीएससी का हिस्ट्री बहुत ही पुराना है। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और दुनिया की बात करें तो दुनिया के टॉप 10 ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में इसका नाम आता है। जैसे एनएससी के केस में निफ्टी 50 है, वैसे ही बीएससी के केस में एसएनपी बीएससी सेंसेक्स है जिसका फॉर्मेशन 1986 में हुआ था। आपने देखा निफ्टी में 50 कंपनीज है, वैसे ही बीएससी में 30 कंपनीज है। और बीएससी इंडेक्स में भी कंपनी का सिलेक्शन उस कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेज के हिसाब से ही होता है। अब दोनों के हेडक्वार्टर की बात करें तो दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब देखिए जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर शेयर को परचेज करते हो तो वो बेसिकली एनएससी या बीएससी में लिस्टेड कंपनी के शेयर को परचेज करते हो, बट आप कभी भी डायरेक्टली एनएससी या बीएससी से शेयर को जाके नहीं खरीद सकते हो। उसके लिए आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी और जो भी सेल और बाय का जो एक्टिविटी होता है वो ब्रोकर फैसिलिटेट कराता है। बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया जिसका नाम अभी चेंज होके एंजल 1 हो गया है, 5 पैसा हो गया, अप स्टॉक हो गया। और देखिए एनएससी और बीएससी ओनली शेयर्स में ही डील नहीं करता है, इसके अलावा वो डेरिवेटिव्स में भी डील करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी डील करता है, करेंसीज में भी डील करता है, बॉन्ड्स में भी डील करता है, कमोडिटीज में भी डील करता है, ईटीएफ्स में भी डील करता है, इवन म्यूचुअल फंड में भी वो डील करता है। और देखिए आज के तारीख में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गई है, तो एनएससी हो या बीएससी हो दोनों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का इस्तेमाल होता है जिससे हायर स्पीड में ट्रेडिंग होता है और जिससे ट्रेडर और इन्वेस्टर का समय बहुत ही बच जाता है। ये तो हो गई इंडिया की टॉप स्टॉक एक्सचेंज की बात। क्या इतने ही स्टॉक एक्सचेंज हैं या और भी स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल हैं? तो देखिए इसके अलावा भी 5 स्टॉक एक्सचेंज अभी भी लाइव हैं, बट उनका वॉल्यूम बहुत ही कम है। इंफॉर्मेशन के लिए मैं वो 5 एक्सचेंज का नाम भी आपको बता देता हूं। एनीवे आप विकिपीडिया पे इसे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए एनएससी और बीएससी के अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके नाम इस तरह से हैं, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ये भी एक बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उसके अलावा है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और लास्ट वन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और एक जमाने में इंडिया में इसके अलावा भी 20 और स्टॉक एक्सचेंज थे जो आज के टाइम पे ऑपरेशनल नहीं है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आप नाम बता देता हूं। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो कि 2018 में क्लोज हो गया, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज 2017 में क्लोज कर दिया गया, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज 2015, और जो 2015 में क्लोज हुए थे स्टॉक एक्सचेंज उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया, पुणे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यूपी स्टॉक एक्सचेंज हो, वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये 2014 में बंद हुआ था। वैसे ही कोचीन स्टॉक एक्सचेंज ये भी 2014 में बंद हुआ।
इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी 2014 में बंद कर दिया गया। लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, ये भी 2014 में बंद कर दिया गया। वैसे ही भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, ये 2005 में ही बंद कर दिया गया था। कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज 2009 में, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज 2007 में, मगध स्टॉक एक्सचेंज 2007 में, मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज 2004 में और रायपुर स्टॉक एक्सचेंज 2018 में। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको विकिपीडिया पे भी देखने को मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टॉक और शेयर को समझते हैं। दोनों में ही बड़ा माइनर सा डिफरेंस है जिसे बहुत लोग नहीं जानते। सपोज कीजिए आपने SBI का 10 क्वांटिटी और HDFC बैंक का 5 क्वांटिटी परचेज किया, तो इसे कहेंगे कि आपके पास 2 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है SBI और दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक। यानी जितने भी डिफरेंट कंपनीज हैं उसे स्टॉक कहेंगे। इस एग्जाम्पल में स्टॉक की संख्या 2 हुई और SBI स्टॉक के आपके पास 10 शेयर हुए और HDFC के 5 शेयर हुए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक शेयर प्राइस को समझते हैं। यहाँ NSE पे 555.4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर का लेटेस्ट या फिर कहें लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। ठीक वैसे ही BSE पे इसका लास्ट या लेटेस्ट प्राइस 554.7 है। आपने एक चीज नोटिस किया क्या? एक ही कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का NSE और BSE पे अलग अलग शेयर प्राइस है। ये कोई स्कैम तो नहीं है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही कंपनी का शेयर प्राइस अलग अलग एक्सचेंज पे डिफरेंट शो कर रहा है? चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आप फ्रूट मार्केट में पाइनएप्पल परचेस करने जाते हैं और वहां पे एक दुकानदार से पाइनएप्पल का प्राइस पूछने पे 100 रुपीज पर पीस प्राइस बताता है और आप 100 रुपीज शॉपकीपर को दे के एक पाइनएप्पल परचेस कर लेते हैं। अब आप किसी दूसरे शॉप में जाके शॉपकीपर को बोलते कि मुझे एक पाइनएप्पल चाहिए और इसके लिए मैं 98 रुपीज दूंगा और शॉपकीपर रेडी हो जाता है। और इस तरह से आप सेम फ्रूट को 2 अलग अलग दुकानों में अलग अलग रेट पर बाय कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही NSE और BSE पे भी होता है। जब मार्केट लाइव होता है तो उस टाइम पर शेयर को बाय और सेल करने के लिए 2 तरीकों से ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। पहला तरीका है मार्केट ऑर्डर। इसमें जिस प्राइस पे शेयर मार्केट में मिल रहा होता है उसी प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आप शेयर को खरीद या बेच पाते हो। दूसरा तरीका है लिमिट ऑर्डर। इसमें आप अपने शेयर का एक प्राइस फिक्स करते हो और उस प्राइस पे सेल या बाई का ऑर्डर प्लेस करते हो और अगर आपके डिफाइंड प्राइस पर कोई अगला शेयर लेने या बेचने के लिए रेडी होता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है कि 2 अलग अलग एक्सचेंज पे दिन के आखिरी के शेयर का प्राइस अलग अलग हो। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि दोनों एक्सचेंज पे सेम प्राइस पर लास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दोनों एक्सचेंज पर प्राइस गैप बहुत बड़ा होगा। ये प्राइस गैप परसेंटेज के टर्म में बहुत ही मिनिमम होता है। ये प्राइस गैप टोटली डिपेंड करता है कि दिन के आखिरी में जो ट्रेडिंग हुआ वो किस प्राइस पे अलग अलग एक्सचेंजेस पे उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीदा या बेचा गया है। अब चलिए दोस्तों शेयर के ग्राफ का भी ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस शेयर के प्राइस को डिनोट करता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को डिनोट करता है। नॉर्मल ट्रेडिंग आवर मींस 9:15 to 3:30 के बीच में एवरी सेकेंड में ट्रेडिंग होते रहता है। इसलिए आप वीडियो में देख सकते हैं कि शेयर का प्राइस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ये तो रहा इस पर्टिकुलर शेयर का एक दिन का चार्ट का पैटर्न। सिमिलरली आप वैसे ही पास्ट 5 डेज का भी चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट 5 डेज में शेयर 2.5% से नीचे गिरा है। वैसे ही 1 मंथ में 4.7% से नीचे गिरा है और लास्ट 6 मंथ में 7% से नीचे गिरा है। YTD का मतलब होता है ईयर टू डेट, मीन्स 1 जनवरी 2023 से आज के डेट तक का चार्ट। इसमें शेयर 9% से नीचे गिरा हुआ है और जब 1 साल का चार्ट देखते हैं तो शेयर ने 22% का रिटर्न दिया है। वैसे ही लास्ट 5 ईयर में 113% का शेयर ने रिटर्न दिया है। मैक्स का मतलब होता है कि जिस टाइम से शेयर स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट हुआ उस टाइम से लेके आज के डेट तक का परफॉर्मेंस। इसमें आप देख सकते हैं कि शेयर ने 2883% का रिटर्न दिया है। ग्राफ के स्टडी से एक चीज समझ में आती है कि अगर कोई कंपनी अच्छी है तो शॉर्ट टर्म में उसमें गिरावट हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग रन में उस शेयर का प्राइस एप्रिशिएट होता है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है।
अब चलिए दोस्तों इक्विटी शेयर मार्केट टाइमिंग को भी समझ लेते हैं। नॉर्मल इक्विटी शेयर मार्केट वर्किंग डेज में जिस दिन कोई नेशनल हॉलिडे ना हो तो, या फिर एनएसई या बीएसई के द्वारा कोई डिक्लेयर्ड हॉलिडे ना हो तो, मार्केट मंडे टू फ्राइडे 9:15 AM to 3:30 PM तक चलता है। इसे नॉर्मल सेशन बोलते हैं। बट इस नॉर्मल सेशन के अलावा भी नॉर्मल वर्किंग डेज में 2 और सेशन होते हैं। पहला सेशन है प्री ओपनिंग सेशन और दूसरा सेशन है पोस्ट क्लोजिंग सेशन। यूजुअली नॉर्मल सेशंस के बारे में सबको जानकारी होती है, बट प्री ओपनिंग सेशन और पोस्ट क्लोजिंग सेशन की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। चलिए इन दोनों सेशंस को भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, प्री ओपनिंग सेशन का टाइमिंग 9 AM से लेके 9:15 AM तक होता है और इसे भी 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन 8 मिनट का होता है, 9 AM to 8 AM। इस 8 मिनट के सेशन के दौरान आप किसी भी शेयर में बाय और सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं। सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होता है 9:08 to 9:12 AM। इस 4 मिनट के दौरान में आप कोई भी पहले से प्लेस किए गए ऑर्डर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस 4 मिनट के दौरान में एक्सचेंजेस के द्वारा पहले से प्लेस किए गए ऑर्डर्स की प्राइस मैचिंग होती है। और थर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है 9:12 AM से 9:15 AM के बीच में। ये 3 मिनट का टाइम जस्ट 9:15 में मार्केट स्टार्ट होने से पहले एज अ बफर टाइम के टाइप में यूज होता है और किसी पर्टिकुलर शेयर का जो प्राइस मैच होता है उस प्राइस पे 9:15 पे फर्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारी एक्टिविटी प्री ओपनिंग सेशंस में होती है। अब चलिए पोस्ट क्लोजिंग सेशंस की बात कर लेते हैं। पोस्ट क्लोजिंग सेशंस को भी 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट सेक्शन है जो कि 3:30 PM to 3:40 PM के बीच में होता है। इस 10 मिनट के टाइम के दौरान में किसी भी पर्टिकुलर शेयर या सेंसेक्स या निफ्टी में जो 3 PM to 3:30 PM के बीच में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होता है उसका एवरेज वेटेड प्राइस के बेसिस पे शेयर का और इंडाइसिस का क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है। और सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होता है 3:40 PM से 4 PM के बीच में। इस 20 मिनट के टाइमिंग में आप बाय और सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ये सारा ऑर्डर मोस्टली मार्केट प्राइस पे ही एग्जीक्यूट होता है। और शेयर का बाय और सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूशन टोटली डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कितने बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हैं। अगर आपके द्वारा प्लेस किए गए ऑर्डर के अकॉर्डिंग बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होंगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज 4 PM के बाद में ऑर्डर कैंसिल शो करने लगता है। चलिए दोस्तों, शेयर से रिलेटेड और भी कुछ बेसिक टर्म को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन 562 लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है कि 9:15 AM पे जब फर्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो ऑर्डर 562 के रेट पे हुआ था। ओपन के नीचे में हाई लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, इसके सामने में भी 562 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पूरे दिन के ट्रेडिंग के दौरान SBI का शेयर जो सबसे हाईएस्ट प्राइस बाय और सेल हुआ है वो प्राइस 562 है। यूजुअली जिस दिन भी किसी पर्टिकुलर शेयर में वन साइडेड गिरावट होती है तो उस दिन ओपन और हाई प्राइस सेम होता है, और जिस दिन शेयर में वन साइडेड तेजी या फिर बोथ डायरेक्शन में अप डाउन होता है तो हाई प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा होता है। अब चलिए लो को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लो 554 है, तो किसी पर्टिकुलर शेयर में पूरे दिन के ट्रेडिंग के दौरान जो सबसे कम प्राइस पे शेयर का बाय या सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसे लो बोलते हैं। वैसे ही राइट हैंड साइड में आप 52 वीक हाई 629.65 को देख पा रहे होंगे। इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर शेयर में आज से लेके ठीक 1 साल पहले तक में शेयर जो सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड हुआ था वो प्राइस था 629.65, और ठीक इसके अपोजिट 52 वीक लो का मतलब है आज से लेके 1 साल पहले तक में शेयर जो सबसे लो प्राइस पे ट्रेड हुआ था उसका प्राइस है 446.10। चलिए दोस्तों, स्टॉक्स और शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप 4,94,871 करोड़ है। किसी कंपनी के करेंट शेयर प्राइस को उसके टोटल नंबर्स ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आता है उसे ही मार्केट कैप कहते हैं। कोई कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है, वो उसके मार्केट कैप को देख के ही बोला जाता है। मार्केट कैप का भी वैल्यू डेली बेसिस पे चेंज होते रहता है। रीजन बड़ा ही सिंपल है
क्योंकि शेयर का प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होता है और मार्केट कैप डिराइव होता है टोटल नंबर्स ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस, इसलिए मार्केट कैप भी डेली बेसिस पे चेंज होते रहता है। अब जरा ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि आज जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर का प्राइस 555 चल रहा है और सारे शेयर होल्डर्स जैसे प्रमोटर, FIIs, DIIs और रिटेल इन्वेस्टर सेम शेयर प्राइस पे शेयर को सेल करने के लिए रेडी हो जाएं, तो आप पूरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 4,94,871 करोड़ में खरीद सकते हो। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट कैप वो प्राइस है जिस प्राइस पे आप किसी कंपनी को टोटली एक्वायर कर सकते हो, 100% उसे खरीद सकते हो। तो क्या मार्केट कैप किसी कंपनी के वैल्यूएशन को निकालने का सही तरीका है? मेरी मानो तो बिल्कुल नहीं। किसी कंपनी के वैल्यूएशन को निकालने का सही तरीका है इंटरप्राइज वैल्यू। चलिए इंटरप्राइज वैल्यू को भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है और जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए पे किए और वो कंपनी आपकी हो गई। एट द सेम टाइम उस कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपए कैश पड़े हुए हैं। तो जब कंपनी आपने परचेस कर ली तो वो सारा कैश भी आपका हो गया। तो उस कंडीशन में एक्चुअल प्राइस जो आप देखोगे वो 1 लाख करोड़ माइनस 10,000 करोड़ यानी 90,000 करोड़। अब सपोज कर लो उस कंपनी ने कोई लोन भी लेके रखा हुआ है और जिसका वैल्यू 5,000 करोड़ है। तो आपने कंपनी को परचेस किया है, तो जिस तरह से उस कंपनी के कैश पे आपका हक होता है, उसी प्रकार से उस कंपनी के लोन को भी पे करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इस कंडीशन में 90,000 करोड़ प्लस 5,000 करोड़ यानी 95,000 करोड़ उस कंपनी में एक्चुअल में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो किसी कंपनी के वैल्यूएशन को निकालने का सही तरीका इंटरप्राइज वैल्यू होता है। इट मींस इंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप माइनस अवेलेबल कैश प्लस डेब्ट होता है। अब चलिए दोस्तों पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी समझ लेते हैं। इस रेशियो का यूज सबसे ज्यादा होता है। पीई रेशियो का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे शेयर प्राइस हमें डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पीई रेशियो को समझने के लिए हमें सबसे पहले अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस को समझना होगा। चलिए दोस्तों मैं ईपीएस को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है और उसके टोटल शेयर्स 100 क्वांटिटी है और वो कंपनी 1000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर शेयर पे 1000 डिवाइडेड बाई 100 10 रुपीज का प्रॉफिट आता है। तो इस 10 रुपीज को ही हम अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, यानी ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ एसबीआई के केस में ईपीएस 62.4 है। चलिए अब इस वैल्यू को पुट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीई रेशियो निकालते हैं। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीई रेशियो इज इक्वल टू 555 डिवाइडेड बाई 62.4 इज इक्वल टू 8.89 आता है। सिंपल शब्दों में पीई रेशियो का मतलब है कि आज जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर 62.4 रुपीज अर्निंग जनरेट कर रहा है, उसे पाने के लिए हम 555 रुपीज जो पे कर रहे हैं वो 8.89 टाइम्स ज्यादा है। पीई रेशियो पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना के ऑलरेडी इस चैनल पे रखा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिससे पीई रेशियो से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बुक वैल्यू को समझ लेते हैं। बुक वैल्यू का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। एसेट का मतलब हुआ कंपनी से बिलोंग करने वाली वो सारी चीजें जिसे बेचने के बाद कंपनी को पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए कंपनी का ऑफिस, फर्नीचर, कंपनी का मशीनरी। लायबिलिटीज का मतलब हुआ कंपनी ने जो कुछ भी उधार लेके रखा हुआ है या फिर कंपनी को जो कुछ भी वापस देने हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए कि कोई एक कंपनी है और उसके टोटल एसेट्स का वैल्यू 1000 रुपए है और उसके ऊपर टोटल लायबिलिटीज 500 का है, तो उसका बुक वैल्यू 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500 होता है। ये तो हो गया टोटल बुक वैल्यू। अब सपोज कीजिए कि इस कंपनी के टोटल 10 शेयर हैं, तो बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू
500 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 50 रुपीज। यानी कल के दिन में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि कंपनी को बंद करना पड़ा तो पर शेयर होल्डर को 50 रुपीज मिलेंगे। यहाँ पे 402 रुपीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बुक वैल्यू पर शेयर है। ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, बट जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि कल के दिन में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बंद हो जाती है तो वो अपने हर एक शेयर के बदले में शेयर होल्डर्स को 402 रुपीज देने के योग्य है। बुक वैल्यू का आसान शब्दों में यही मतलब होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक डिविडेंड यील्ड को भी कवर कर लेते हैं। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने शेयर प्राइस के कंपैरिजन में कितना % डिविडेंड पर शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। डिविडेंड यील्ड के फॉर्मूला को समझने से पहले डिविडेंड क्या होता है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। जब कोई कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो चाहे तो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकती है। इसी बांटे हुए हिस्से को डिविडेंड कहते हैं और डिविडेंड को हमेशा कंपनी के फेस वैल्यू के % के टर्म में बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी का फेस वैल्यू अगर 1 है और कंपनी ने 2 रुपए का पर इक्विटी शेयर डिविडेंड दिया है तो इसे कहेंगे कि कंपनी ने 200% डिविडेंड दिया है और ये डिविडेंड डायरेक्टली हमारे उस बैंक अकाउंट में आ जाता है जो कि डीमेट अकाउंट के साथ लिंक होता है। उम्मीद करता हूँ कि डिविडेंड आपको ऊपर से समझ आ गया होगा। चलिए वापिस से हम अपने डिविडेंड यील्ड के टॉपिक पे आते हैं। डिविडेंड यील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करेंट शेयर प्राइस इनटू 100 होता है। डिविडेंड यील्ड की वैल्यू हमेशा परसेंटेज में होती है और ये वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड और करेंट शेयर प्राइस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और करेंट शेयर प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होते रहता है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का भी वैल्यू डेली बेसिस पे चेंज होते रहता है। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में डिविडेंड यील्ड का वैल्यू आज के दिन में 2.04% है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे उस टाइम पे ये वैल्यू चेंज दिखेगा। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका डिविडेंड यील्ड डिक्रीज होगा और अगर सपोज करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस डिक्रीज होता है तो उसका डिविडेंड यील्ड इंक्रीज होगा। अब चलिए दोस्तों ROCE को समझ लेते हैं। ROCE का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, चाहे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमें कुछ ना कुछ पूंजी उस बिजनेस में लगानी पड़ती है। इसे ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अब देखिए, शुरुआती पूंजी लगाने के मेजरली 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप अपने जेब से पैसों को लगाओगे या फिर बैंक से या किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स या किसी और से लोन लेकर पैसों को लगाओगे, राइट। अब मान लीजिए आपने अपने जेब से 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया है और उसी के साथ आपने 1 लाख अपने फ्रेंड से जुगाड़ किया है। आपका फ्रेंड 1 लाख देने के समय बोलता है कि देखो दोस्त, मुझे बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई रुचि है, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर नहीं बनूंगा। जो पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे मंथली या ईयरली एक सर्टेन % में इंटरेस्ट या कहें ब्याज तुमसे चाहिए होगा। यानी आपके फ्रेंड ने जो पैसा दिया है उसे डेब्ट कहेंगे और आपके बिजनेस का कोई पार्टनर नहीं है तो आपके बिजनेस का 100% शेयर होल्डर आप हुए। तो इस कंडीशन में CE यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड यानी 1 लाख जो कि आपने लगाए हैं प्लस टोटल डेप्ट यानी 1 लाख जो कि आपके फ्रेंड ने लोन दिया है इज इक्वल टू 2 लाख हुए, राइट। अब मान लीजिए 1 साल में आपने अपने बिजनेस से 1 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जिसमें से अभी कोई इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में ROCE इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख
इंटू 100 इज इक्वल टू 50% होगा। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 लाख की हुई होती तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 100% ROCE होता। लेमैन लैंग्वेज में ROCE का मतलब होता है कि जो पैसा बिजनेस में लगाया गया है उस पैसे से एक साल में कितना % पैसा बन रहा है। ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि बिजनेस में 2 लाख लगाया गया था और उससे फर्स्ट कंडीशन में एक साल में 50% यानी 1 लाख बना। वहीं सेकंड कंडीशन में 100% यानी 2 लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए और बन गए। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जिस भी कंपनी में अगर कोई डेप्ट यानी कर्जा होता है तो उस कंडीशन में ROCE को देखना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जब मैं ROE का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों ROE को समझ लेते हैं। ROE का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। इसे इजीली समझने के लिए ROCE के टाइम पे जो एग्जांपल लिया था उसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए ROCE के टाइम पे आपने अपने बिजनेस में 1 लाख खुद के जेब से लगाए थे, जिसे शेयर होल्डर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, और उसी के साथ में 1 लाख आपने फ्रेंड से लोन लिया था जिसे डेप्ट भी बोलते हैं, और 1 साल में आपने अपने बिजनेस से फर्स्ट सिनेरियो में 1 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया था और सेकेंड सिनेरियो में 2 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया था, राइट। अब अगर जरा आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि ROE के फॉर्मूला में तो नेट इनकम है और ROCE के दोनों सिनेरियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है, राइट। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक कंपनी की कमाई को दर्शाता है। फर्स्ट सिनेरियो के एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने अपने बिजनेस को 2 लाख लगा के शुरू किया और 1 साल बाद आपके पास टोटल 3 लाख रुपए हो गए। तो अब जब आप अपना मुनाफा चेक करेंगे तो उसके लिए टोटल पैसों यानी 3 लाख में से जो आपने बिजनेस शुरू करने के लिए लगाया था यानी 2 लाख को माइनस कर देंगे, मतलब मुनाफा इज इक्वल टू 1 लाख होगा, राइट। तो इस 1 लाख को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब आपने 1 लाख प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट को पूरा का पूरा आप अपने घर में नहीं ले जा सकते। आपको भी पता है कि आपको इनकम पे टैक्स भी देना होगा, राइट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जब टैक्स और इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो उसे ही हम नेट इनकम बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट इनकम के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब चलिए ROE के कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए जस्ट अभी के लिए हम मान लेते हैं कि कोई टैक्स और इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट इनकम इज इक्वल टू 1 लाख एज पर फर्स्ट सिनेरियो एंड 2 लाख एज पर सेकेंड सिनेरियो। अब देखिए ROE के फॉर्मूला से आप देख सकते हैं कि इसमें ओनली शेयर होल्डर्स इक्विटी को कंसीडर किया जाता है और डेप्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। तो फर्स्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंग ROE इज इक्वल टू नेट इनकम यानी 1 लाख डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 100% होगा। और सेकेंड सिनेरियो के अकॉर्डिंग ROE इज इक्वल टू नेट इनकम यानी 2 लाख डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 200% हो गया। आप देख रहे हैं ना, सेम कंपनी का ROE ROCE से टोटली डबल आ रहा है। कितना अच्छा दिख रहा है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ROE में डेप्ट को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। अब याद करिए ROCE के टाइम पे मैंने बोला था कि जिस कंपनी पे डेप्ट हो उसमें हमेशा ROCE देखना चाहिए, क्योंकि वही कंपनी के ग्रोथ का सही पिक्चर दिखाएगा। मैंने क्यों बोला था अब आप समझ गए होंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते और सेम फील्ड में काम करने वाली 2 कंपनी के ROE को कंपेयर करते और उसमें से एक ने डेप्ट लिया होता और दूसरे ने नहीं लिया होता तो डेप्ट वाली कंपनी का डिनोमिनेटर स्मॉलर हो जाता, क्योंकि ROE में डेप्ट को तो कंसीडर ही नहीं करते हैं, जिससे उसका ROE बहुत हाई परसेंटेज में दिख रहा होता और आपको लगता कि वाव ये कंपनी कितनी अच्छी है। यहाँ तक सब क्लियर है? अगर सही में सब समझ आ रहा है तो जरा मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिससे मैं जानूं कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। TCS कंपनी जिसके ऊपर 0 डेप्ट है, ये आपको भी पता होगा। अगर नहीं पता तो आप एक बार चेक
चेक कर लेना। उसके ROE और ROCE के केस में सेम डिनोमिनेटर यानी ओनली शेयर होल्डर्स इक्विटी होगा, राइट? तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि इसका ROCE और ROE डिफरेंट क्यों है, सेम क्यों नहीं है? और दूसरा क्वेश्चन है ROCE क्यों ज्यादा है और ROE क्यों कम है, इसका जस्ट उल्टा क्यों नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही जवाब देने वाले को मैं लाइक करके रिप्लाई कर दूंगा। चलिए दोस्तों, जरा रिकॉल करके देखते हैं कि इस वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने देखा कि किसी कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं, और हमारे यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज एक्टिव हैं और कौन से बंद हो चुके हैं। स्टॉक ब्रोकर का क्या मतलब होता है, स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस है, शेयर प्राइस किसे कहते हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर किसे बोलते हैं, और शेयर के ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, और साथ ही साथ में इक्विटी मार्केट में मार्केट टाइमिंग क्या है, शेयर प्राइस किसे बोलते हैं, और मार्केट कैप क्या होता है। उसके साथ में हमने सीखा कि इंटरप्राइज वैल्यू किसे बोलते हैं, PE रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू किसे बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इक्विटी कैपिटल का क्या मतलब होता है, और फेस वैल्यू क्या होता है। और साथ में हमने IPO और शेयर प्रीमियम को भी समझा, और लास्ट में ROCE और ROE के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझा। आई गेस एक ही वीडियो में इतने सारे टर्म को जान लेना खुद में ही एक अचीवमेंट है, क्यों दोस्तों, है ना? अगर दोस्तों इन सारे टर्म्स और रेशियो के अलावा कुछ रेशियो मुझसे छूट गया होगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो, या फिर इससे कुछ सीखने को आपको मिला होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और वीडियो में कुछ भी सीखने को नहीं मिला होगा तो स्ट्रेट अवे डिसलाइक कर दीजिएगा। आई एम टोटली ओके विद दैट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे फ्यूचर में भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।